नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। एक देश एक चुनाव, इस विषय पर हर वक्त हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है। हर और सवाल यही है कि अगर देश में एक साथ सभी चुनाव को कराया जाता है तो इससे भारतीय राजनीति में किस तरह का फर्क देखने को मिलेगा। भारतीय राजनीति में किस ओर करवट क्या ले पाएगी अगर ऐसा कुछ होता है। इस मुद्दे को लेकर सभी के अपने अपने तर्क भी मौजूद हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले। एक देश एक चुनाव का आइडिया देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से है और इसका मतलब है कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। दोनों चुनाव के लिए संभवतः वोटिंग भी साथ साथ या फिर आसपास कराई जाएगी। वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव के सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करना होता है। फिर विभिन्न कारणों से विधायिका के भंग हो जाने पर अलग अलग कराए जाते हैं। अब आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की वो एक झलक दिखाते हैं जहां वो एक देश और एक चुनाव के महत्व को समझाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द नवंबर 2020 के हैं और अब करीब 3 साल बाद 1 सितंबर 2023 को सरकार ने एक जो कमेटी है उसका गठन किया है और अंदर खाने खबर ये भी है कि 18 से 22 सितंबर को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। एक देश एक चुनाव सुनने में काफी पेचीदगी या काफी इशू लगता है, लेकिन आपको ये बता दें कि एक देश एक चुनाव अगर साथ होते हैं तो सुनने में ही काफी ज्यादा हौच पौच सिचुएशन जैसा भी नजर आता है। अब देखिए, भारत में फिलहाल राज्यों में विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराना। ये बार बार आपको समझाना जरूरी है कि ये इतनी महत्व क्यों रखता है। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के, यानी कि राज्य में जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और देश में जो प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, उनके चुनाव एक साथ होंगे और एक दिन या फिर एक ही समय पर, या इसे कह सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से अपने अपने वोट डाले भी जाएंगे। आजादी के बाद से 1952, 57, 62, 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे, लेकिन 1968 और 69 में कई विधानसभाओं के समय से पहले ही उनको भंग करना पड़ा और चुनाव भी फिर अलग तरीके से हुए और उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई और इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई थी। इतिहास बताना जरूरी है कि पहले होता आया था, क्यों टूटा और अब आगे किस दिशा में सरकार और देश बढ़ रहा है।
2014 में मोदी सरकार के आते ही एक देश एक चुनाव पर बहस तेज हो गई थी। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के समर्थन में सबसे मजबूत तर्क अलग अलग चुनाव में खर्च होने वाली भारी भरकम राशि में कटौती करना है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इसमें चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल का खर्च और केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से खर्च की गई रकम शामिल है। एक साथ चुनाव के समर्थन में एक तर्क दिया जाता है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू होगी। चुनाव के दौरान अधिकारी चुनाव ड्यूटी में लगे होते हैं और इससे सामान्य प्रशासनिक काम प्रभावित होते हैं और जिन लोगों की ड्यूटी जैसे टीचर्स होते हैं, इन लोगों की ड्यूटी भी लगाई जाती है, तो वो बार बार हर 5 साल, हर कुछ सालों में, हर महीने में उनकी ड्यूटी लगाई जानी होती है। उससे उनका काम, जो उनका खुद का काम है पढ़ाने का, वो भी जिनकी ड्यूटी होती है उनके काम पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता ना लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक भी बुलाई थी। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि बार बार चुनाव कराने से काफी खर्च होता है और इसे रोकने के लिए देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए और विपक्षी पार्टियों के बीच इसका काफी विरोध भी हुआ था, जो अभी भी देखने को मिल रहा है। 2020 में पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया। अब 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला लिया और जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बना दिया है। ये कमेटी इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर्स से राय लेगी, फिर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो कितने टाइम में होगी वो भी जल्द पता लग जाए। एक देश एक चुनाव से जो दूसरा उसकी पहलू है, जो दूसरी बात है, वो भी कर लेते हैं। इस मुद्दे को लेकर 2 चीजें हैं। संसद कानून बना सकती है या इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध कर सकती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा, एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। आपने अभी के हाल देखे, जो बीजेपी के विरोध में है वो इंडिया में है और जो बीजेपी के साथ हैं वो एनडीए में है। लेकिन जब बात इसकी आएगी तो नॉन बीजेपी सरकारें जो होंगी वो इसका विरोध कर सकती हैं, सिर्फ आंध्रा और उड़ीसा को छोड़कर, क्योंकि आंध्रा और उड़ीसा के जो चुनाव हैं वो लोकसभा चुनाव के साथ ही होते आए। अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून बनाना संभव हुआ तो भी कई मुश्किलें होंगी, जैसे एक साथ चुनाव कब कराया जाए, जिन राज्यों में अभी अभी चुनाव हुए हैं उनका क्या होगा और क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। साफ है कि कानूनी तौर पर कई अड़चनें आने वाली हैं और मेरा मानना है कि कानूनी आधार पर इस समस्या का हल कर पाना संभव नहीं है या बहुत आसान नहीं है। इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है। हालांकि मतभेद इतना ज्यादा है कि ये मुमकिन नहीं लगता। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी जिन राज्यों में हाल में सरकारें चुनी गई हैं वो इसका विरोध करेंगे। एक बात साफ है कि अगर सरकार ऐसा करेगी तो इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में जाना तय नजर आ रहा है। सवाल तो एक और है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पे बीजेपी भारी भरकम जीत हासिल की थी, या गुजरात में भी इतनी भारी भरकम जीत हासिल की थी, क्या उन दोनों ही राज्यों की सरकारें भी बर्खास्त होंगी अगर ये फैसला लिया जाएगा? क्योंकि गुजरात में तो हाल ही में चुनाव हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पूरी तैयारी नहीं की है। बीजेपी होमवर्क करने में माहिर है, चाहे कोई भी काम हो, चुनाव हो, होमवर्क करती है। और खास तौर पे अगर हमने पिछले बड़े बिल्स देखे हैं
जो आए हैं, जिनको आना संभव नहीं लग रहा था, उनके लिए भी होमवर्क इतना जबरदस्त था कि कुछ ही क्षणों में संसद में उन्हें पारित करा लिया गया। केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर भी पूरा होमवर्क किया हुआ है। जैसे ही बीजेपी संसद में इसको लेकर बिल बनाएगी, बिल लगाएगी, इसको लेकर जो भी बिल प्रपोज होगा, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे और इसके जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच ये मुद्दा लेकर जा सकेगी कि बीजेपी ये कहेगी, अपनी तरफ से ये बात रखेगी कि हम देश का पैसा बचाना चाहते हैं और ऐसा करना चाहते हैं जिससे देश में पैसा बच सके और फिर विकास कार्यों में लगाया जा सके। जबकि विपक्षी दलों ने ये तय कर लिया है कि हम ऐसा नहीं करने देंगे और हमें ये काम करने से विपक्षी दल रोक रहे हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि पीएम मोदी जो काम करते हैं उसकी मंशा ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। इसे ऐसे समझें कि संविधान के आर्टिकल 370, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी, उसे खत्म होने से एक जो पक्ष है वो कहता है कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक बड़ा पक्ष कहता है कि काफी कुछ फर्क पड़ा। लेकिन कुछ हुआ या नहीं हुआ, देश में एक माहौल प्रधानमंत्री मोदी ने ये सेट कर दिया है, जो भी चीज इम्पॉसिबल होती है उसे वो पॉसिबल कर देते हैं। यानी असंभव को संभव कर देना प्रधानमंत्री मोदी की आदत है और यही वजह है कि 370 के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की धाक पूरे देश में देखने को नजर आई। अब उन्होंने जनता में ऐसा मैसेज दिया है कि केंद्र सरकार ने काफी बड़ा काम पहले वो ले चुके हैं, कदम वो उठा चुके हैं। अब देश में बड़ी आबादी मध्यम वर्ग की है, उनको खर्चा बचाने की बात कहने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। अगर केंद्र सरकार सही में इस दिशा में काम करना चाहती है तो उसे लोकसभा चुनाव में 7 उन राज्यों के चुनाव कराना चाहिए जहां बीजेपी की सरकारें हैं और अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं। इस तरह भाजपा खुद की सरकार को बर्खास्त कर सकेगी। ऐसा फैसला लेकर दूसरे दलों पर दबाव बन सकेगा। आपको एक और बात बता दें कि क्योंकि जब से ये फैसला हुआ है कि एक स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा, तब से तमाम तरीके की अटकलें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बात वन नेशन वन इलेक्शन की है। लेकिन इस बीच में एक बात और निकल कर आई है कि संभवतः ये पॉसिबल हो कि जिन राज्यों में 2023 के अंत में चुनाव हैं, जैसे 5 राज्य हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर लोकसभा चुनाव जो 2024 की शुरुआत में है और फिर 2024 के अंत में जो भी चुनाव है, लगभग जैसे आंध्रा, उड़ीसा की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो इन सारे राज्यों में चुनाव एक साथ होंगे, जिससे भी ज्यादा खर्च बढ़ सकेगा। इस बात का भी प्रस्ताव आ सकता है रिपोर्ट के माध्यम से। अब हालांकि ये सस्पेंस के रूप में है। हर साल 5 से 6 राज्यों में चुनाव पड़ जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का कहना है कि इससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती है और इसको आप उड़ीसा राज्य के उदाहरण से समझ सकते हैं। उड़ीसा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए और उसके नतीजे में भी ये हुआ कि उसमें नतीजे भी अलग अलग रहे। केंद्र में अलग सरकार और राज्य में अलग सरकार। वहाँ आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लागू होती है और जिसकी वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ता है। तो ऐसे में पूरे देश की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे चुनाव पर खर्च होने वाली राशि में काफी सुधार आएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उससे 4,500 करोड़ रुपए का खर्च पड़ेगा। यह खर्चा इसलिए क्योंकि ईवीएम ज्यादा लगानी पड़ेगी और इसमें यह भी कहा गया था कि 7 चुनाव कराने का सिलसिला आगे बढ़ता है तो 2024 में 1,751 करोड़ रुपए का खर्च पड़ता है। यानी धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा खर्च भी कम हो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में एक साथ कराए जाने के लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। यानी मैंने कहा था कि चीजें आसान नहीं है, बहुत सारे बदलाव की जरूरत होगी और ना सिर्फ संवैधानिक संशोधन तो करना ही पड़ेगा, साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करना होगा। आइए ये भी समझ लेते हैं इसके लिए क्या बदलाव करने होंगे, ये भी आपको बता देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने के लिए 16 विधानसभाओं का समर्थन चाहिए होगा। यानी पहले देश के 16 राज्यों की विधानसभाओं में इसके प्रस्ताव को पास कराना होगा।
बिल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ही लिया जा सकता है और उसमें बदलाव करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 और 356 में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन करना होगा। एक साथ चुनाव को लेकर आशंका इतनी ज्यादा है। अब राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर भी असर देखने को मिलेगा। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अगर अच्छे काम नहीं हुए, जनता की नहीं सुनी गई, अगर विकास कार्य जमीन पर नहीं दिखे तो विधानसभा में दिक्कत हो सकती है, जनता वहां पर हिसाब चुकता कर सकती है। एक साथ चुनाव करने में तीसरी दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए ही बढ़ा था। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे, वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। अब विपक्षी दलों की एक और समस्या है, वो भी समझ लीजिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रोफाइल से पता लगता है कि उनको राजनीति और कानून दोनों की अच्छी समझ है और इसके अलावा मोदी सरकार से उनका तालमेल भी बहुत अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में उनकी नियुक्ति की गई है और जिसका अन्य पार्टी भी खुलकर विरोध नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो वो एक दलित चेहरा है और देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति भी जता चुके हैं और 2018 के संसदीय भाषण में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप एक बार वो भी सुन लीजिए। बार बार चुनाव होने से मानव संसाधन पर बोझ तो पड़ता ही है। आचार संहिता लागू होने से देश की विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। इसलिए एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चर्चा और संवाद बढ़ना चाहिए तथा सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाई जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है, लेकिन एक देश एक चुनाव के तहत हर राज्य की विधानसभा के अधिकार और कार्यक्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। अब इसीलिए इस मामले में सभी राज्यों की विधानसभाओं में अनुमोदन लेने की जरूरत पड़ सकती है और इसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून समेत कई दूसरे कानून में संशोधन करने होंगे। 30 अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति BS चौहान के अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने यह कहा था कि संविधान के मौजूदा ढांचे के तहत देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करा सकते। इसके लिए संविधान का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव की जरूरत होगी। इसके अलावा लोकसभा व विधानसभाओं के संचालन के लिए बने नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। यहाँ क्षेत्रीय दलों का बड़ा डर यह है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्र मुद्दे केंद्र में आ जाएंगे और इसके अलावा वे चुनावी खर्च और चुनावी राजनीति के मामले में भी राष्ट्र पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 2015 में किए गए एक सर्वे के मुकाबले अगर देखें, उसके हवाले से समझें तो ये बताया गया है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो 77% संभावनाएं हैं कि मतदाता राज्य विधानसभा और लोकसभा में एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। वहीं चुनाव 6 महीने के अंतर में होते हैं तो केवल 61% मतदाता एक पार्टी को चुनेंगे। तो समझ रहे हैं आप कि फायदा कहां होता नजर आ रहा है। लेकिन अभी सब कुछ आशंकाओं के बीच हो रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका फैसला तो भविष्य के पास सुरक्षित है। लेकिन इस बीच इंडिया की बैठकों में यही मुद्दा छाया रहा और जो बाकी मुख्य मुद्दा था वो गौण हो गया, जिसकी वजह से जो मुख्य मुद्दे, जो नए फैसले लेने थे, जहां संचालन को लेकर कौन संचालन समिति के अध्यक्ष होंगे उसको लेकर फैसले लेने थे, वो गौण हो चुके। लेकिन बैठक खत्म होते होते विपक्ष के सभी नेताओं ने इस ओर तैयारी करने की ठान ली, कमर कस ली और इसी वजह से नीतीश कुमार ने कहा कि हमें तैयार रहना होगा अगर मिड टर्म पोल्स होते हैं। और इसी वजह से ममता बनर्जी ने कहा कि 30 सितंबर तक
हमें सीट शेयरिंग फॉर्मूले को पूरी तरीके से तैयार करके अपने अपनी राय के साथ साथ अपनी अपनी चॉइस की सीटें देनी होंगी। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब इस ओर तैयारी में जुट रहा है। बाकी इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।